खासदार अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत आपल्या तडफदार भाषणाने मोदी अजितदादांची हवा टाईट केली. शरद पवारांना रोज रोज ओरडून सांगावं लागत नाही की माझा पक्ष ओरिजिनल आहे, तर दुसरीकडे विश्वगुरू नरेंद्र मोदींना आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी ईडीची मदत घ्यावी लागते. दुसऱ्यांचे नेते चोरायला त्यानंतर पक्ष फोडावे लागतात. तेव्हा कुठं रडत रडत भाजपचे महाराष्ट्रात 9 खासदार निवडून आले. याचा अर्थ भाजपचा प्राण ईडी सीबीआय निवडणूक आयोगात अडकला आहे. या तिघांशिवाय भाजप निवडणूक जिंकूच शकत नाही. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर, हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये घोषणावा है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है सर। आज वास्तविकता ये है देश में सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर, देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है सर? सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और दूसरा एक बहुत ही अहम किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो मैं मेरे चुनाव क्षेत्र से उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है लेपर्ड का इशू। सर, मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर वन विभाग के क्षेत्र में 700 लेपर्ड्स का अधिवास है सर, 700 लेपर्ड्स, और आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है। सर, जब एक बाप अपने 3 साल के लहूलुहान बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है तब ये इस
की गंभीरता और ज्यादा महसूस होती है। सर 23 लोगों ने पिछले 1 साल में जान गंवाई है और बार बार मैंने दरख्वास्त की है माननीय मंत्री जी से भी कि लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान ले। सर दूसरा, युवाओं से लेकर मेरे महाराष्ट्र में एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आक्रोश है और उसी को लेके ओबीसी के युवाओं में अपने आरक्षण को लेकर चिंता भी है। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और किसी भी के आरक्षण को ठेस ना पहुंचाते हुए मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। और सर अंत में मराठी में इतना ही कहूंगा कि जलवायू की भी महामहिम राष्ट्रपती जी ने बात की, लेकिन आत्ताच आमच्याकडे माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान झालंय आणि इंद्रायणी माई अजूनही फेसाळलेली आहे। करोडो रुपयांचा खर्च होऊन सुद्धा जर आमच्या वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेली आमच्या इंद्रायणी माईला जर मोकळा श्वास मिळत नसेल तर नक्की हा पैसा जातो कुठं, या नदी सुधार प्रकल्पाचा विचार व्हावा। सर साथ ही में आपातकाल की बात हुई, लेकिन सर वास्तविकता यह है कि 1980 में जनरल इलेक्शंस में इसी देश की जनता ने 353 सीट्स देकर इसी कांग्रेस को वापस सत्ता में बिठाया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पुरानी जख्मों को कुदेरने से क्या हासिल होगा। और जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है। सर कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। सर इस इनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का क्या? सर 2 मिनट Please, one more speaker is there. Yes, sir. One more speaker is सर for जब party. नेता Please तोड़ो stand up, please stand पार्टी up. फोड़ो लेकिन विपक्ष मत रहने दो, ये बात होती है। सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने डर की बात की तो महाराष्ट्र में ही बात हुई थी। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो सत्ता पक्ष ये कहे कि उनकी नैतिकता कहां गई। लेकिन अंत में मैं देश की जनता का आभार करूंगा। सर लास्ट पॉइंट, देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और यह दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर 1 मिनट सिर्फ, लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं। ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं। अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं। अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने सर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। खरंच डॉक्टर साहेब, तुम्हाला दिलेलं मत वाया गेलं नाही। तुम्ही जे प्रखरपणे मुद्दे मांडलेत त्याला सलाम। असे लोकसभा सदस्य लोकसभेत पाठवा जे महाराष्ट्र आणि शेतकरी यांच्यावर बोलणार आहेत, नाहीतर राहुल गांधी यांना ट्रोल करत ते काय बोलले आणि मोदी शाह काय बोलतात याकडे लक्ष देत मतदान करा। हिंदू हिंदू करून पोट भरत नाही हे लक्षात ठेवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।